हेलो बच्चों, मैं एन के शर्मा विजन बायोलॉजी क्लासेस की तरफ से मैं आज आपके लिए जेनेटिक्स का लेक्चर 2 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं आपको लेक्चर 1 में जेनेटिक्स क्या होता है उसको बता चुका हूँ, साइंटिस्ट के बारे में बता चुका हूँ, कुछ फादर्स के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको, हेरिडिटी वेरिएशन क्या होता है उसको बता चुका हूँ। वेरिएशन का जो टाइप होता है उससे पहले मैंने आपको बताया था जेनेटिक्स का कुछ टाइप्स, जैसे कि बैकवर्ड जेनेटिक्स के बारे में बताया, फॉरवर्ड जेनेटिक्स बताया ना मैंने आपको, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, सेलुलर जेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स मैंने आपको बताया। उस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया वेरिएशन क्या होता है और वेरिएशन का टाइप, कितने टाइप का वेरिएशन होता है। जैसे मैं आपको बताया उस लेक्चर में वेरिएशन के टाइप, ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन, क्वांटिटेटिव वेरिएशन, क्वालिटेटिव वेरिएशन। ठीक है बाबू, यहाँ तक मैंने आपको लेक्चर 1 में बता चुका हूँ, है ना, मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ ना। मैं आज के लेक्चर में बताने जा रहा हूँ ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन क्या होता है, क्वांटिटेटिव वेरिएशन क्या होता है, क्वालिटेटिव वेरिएशन क्या होता है, इसको मैं क्लियर करने जा रहा हूँ आज आपको। देखिए, ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन का मतलब होता है वैसा वेरिएशन जो जन्म से दिखाई पड़े इंडिविजुअल में, वैसा वेरिएशन जो जन्म से दिखाई पड़ता है उसको बोलते हैं ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। जैसे आई कलर, स्किन कलर, बच्चा जब जन्म लेता है उस समय ही पता चलता है कि बच्चे का आई का कलर कैसा है, स्किन का कलर कैसा है। अगर बच्चे का आई का कलर ब्राउन होता है, भूरा होता है, तो जन्म लेते के साथ आदमी देख सकता है कि हाँ इस बच्चे का आई का कलर ब्राउन है, भूरा कलर का है ना। स्किन अगर गोरा है मतलब फेयर है ना, तो भी दिखाई पड़ता है फेयर है ना। सांवला होता है तो सांवला दिखाई पड़ता है ना। तो जन्म से ही पता चल जाता है कि इसमें किस तरह का कैरेक्टर आया है बच्चे में। तो ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन जो जन्म से दिखाई पड़ता है। अगला है क्वांटिटेटिव वेरिएशन, जो जन्म के बाद, जन्म के कुछ सालों बाद, कुछ दिन बाद, कुछ साल के बाद पता चलता है। जैसे हाइट, ऐसा नहीं ना कि कोई बच्चा जन्म लेते के साथ 6 फीट का होता है, 6 फीट का ही बच्चा जन्म हो, ऐसा तो होता नहीं है। बच्चा जन्म लेता है तो पहले छोटा सा होता है और धीरे धीरे ग्रोथ करता है, तो तब जाके उसका कुछ हाइट गेन होता है, 5, 5.5 फीट, 6 फीट जन्म के बाद, कुछ साल के बाद पता चलता है। और जब जन्म लेता है तो जन्म लेते के साथ बच्चा पता नहीं चलता है कि उसका कितना इंटेलिजेंस है। जन्म के कुछ साल के बाद पता चलता है कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है या इंटेलिजेंट नहीं है। तो इस तरह का वेरिएशन क्या होता है, जन्म के कुछ साल बाद पता चलता है। अगला वेरिएशन है क्वालिटेटिव वेरिएशन। क्वालिटेटिव वेरिएशन वह म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होता है। किसी कारणवश म्यूटेशन हो जाता है तो म्यूटेशन के कारण क्वालिटेटिव वेरिएशन उत्पन्न होता है। तो 3 टाइप का वेरिएशन है। वेरिएशन का टाइप 3 होता है, ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन, क्वांटिटेटिव वेरिएशन एंड क्वालिटेटिव वेरिएशन। यह तीनों है। ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन इट इज विजिबल फ्रॉम बर्थ, राइट फ्रॉम बर्थ, वो जन्म से दिखाई पड़ता है। जैसे आई कलर हो गया, स्किन कलर हो गया। ठीक है बाबू। क्वांटिटेटिव वेरिएशन है, क्वांटिटेटिव वेरिएशन क्या होता है, जो जन्म के कुछ साल बाद पता चलता है, जन्म के कुछ साल बाद पता चलता है। यह एक्चुअली ड्यू टू पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, एक पॉलीजीन के कारण जनरली होता है। जैसे हाइट हो गया, इंटेलिजेंस हो गया। कहीं कहीं आप किसी बुक में देखेंगे स्किन कलर भी क्वांटिटेटिव वेरिएशन के अंदर में दिया गया है, स्किन कलर को भी क्वांटिटेटिव वेरिएशन में दिया गया है, किसी बुक में आपको लिखा गया है। तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। मैं पहले ही लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि जब भी आप लेक्चर को देखेंगे तो लेक्चर के साथ आप एनसीईआरटी को भी रीड करेंगे। एनसीईआरटी का इंफॉर्मेशन ज्यादा आपके लिए सुटेबल है, एक्सेप्टेबल वही इंफॉर्मेशन है, ठीक ना। तो किसी बुक में लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव को, अब स्किन कलर को क्वांटिटेटिव वेरिएशन में इंक्लूड किया गया है। ठीक है बाबू। अगला है क्वालिटेटिव वेरिएशन। क्वालिटेटिव वेरिएशन एक्चुअली कैसे उत्पन्न होता है, तो म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होता है। क्वालिटेटिव वेरिएशन म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है बाबू। तो म्यूटेशन जो होता है किसी भी तरह का हो सकता है। कैंसर को भी आप कह सकते हैं इट इज कॉज ऑफ म्यूटेशन, मतलब इट इज ड्यू टू म्यूटेशन। कैंसर भी म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है बाबू। तो ये था आपका वेरिएशन का टाइप। ठीक है हाँ बच्चों, तो अभी तक आपने देखा वेरिएशन का टाइप। अब आप देखेंगे कॉज ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का क्या क्या कारण हो सकता है। वेरिएशन, इतना सारा वेरिएशन होता है तो क्या कारण है, आप वेरिएशन के बारे में देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग ह्यूमन है,
मानव प्रजाति हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन स्पीसीज की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं वेरिएशन, ह्यूमन स्पीसीज में ही वेरिएशन आप देख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं कि इंडिया में है, हम लोग इंडियन हैं, तो इंडियंस में देख सकते हैं हम लोग इंडियंस जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं इसमें बहुत सारा विभिन्नता पाई जाती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं चाइना, देख सकते हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, है ना, आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका, है ना, हम सब तो ह्यूमन बीइंग हैं। चाइनीज भी तो ह्यूमन बीइंग है, ऑस्ट्रेलियन भी तो ह्यूमन बीइंग है, इंडियंस भी तो ह्यूमन बीइंग है ना, साउथ अफ्रीका में जो भी पाए जाते हैं वो भी तो ह्यूमन बीइंग है। तो हम सब ह्यूमन बीइंग है, लेकिन हम सारे ह्यूमन बीइंग में भी देख सकते हैं कि कितने तरह की विभिन्नता पाई जाती है। आप फिनोटाइपिकली देख सकते हैं बनावट उनका कैसा कैसा है, सब में कुछ ना कुछ आप अंतर देखते हैं। यही तो वेरिएशन है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेरिएशन में बहुत सारा कॉज है, जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर, म्यूटेशन, एनीप्लॉयडी, पॉलीप्लॉयडी, क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ड्यू टू चांस। ठीक है, तो मैं आपको पहला बताता हूं इन्वायरमेंटल फैक्टर के बारे में। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी किसी भी स्पीसीज पे बहुत मायने रखता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताया हूं कि हम सब ह्यूमन स्पीसीज है, सब के सब मानव प्रजाति है, लेकिन डिफरेंट इस पृथ्वी के डिफरेंट रीजन पे इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, उसके कारण बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। हम लोग का बॉडी का बनावट जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर पे भी निर्भर करता है। जेनेटिक फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है, जेनेटिक फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी रोल प्ले करता है। ठीक है बाबू, अगला है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन को आप जानते होंगे, म्यूटेशन क्या होता है? इट इज चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, इट इज इनहेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। अचानक से किसी कारणवश जेनेटिक मटेरियल में बदलाव होता है, चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन का कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन म्यूटेशन जनरली क्या होता है, अचानक से होने वाला है और उसका कॉज कुछ भी हो सकता है और उसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट उसका कुछ भी हो सकता है। और जनरली म्यूटेशन का रिजल्ट नेगेटिव ही होता है, रेयरली पॉजिटिव होता है। मतलब रेयरली यूजफुल होता है, मोस्टली हार्मफुल होता है। जो रेयरली जो हमारे लिए यूजफुल होता है उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इवोल्यूशन। हमारे ह्यूमन बीइंग जो है इतने इवॉल्व हुए हैं और इतने डेवलप कर गए हैं, इट इज गिफ्ट ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन का ही गिफ्ट है। तो रेयरली होता है लेकिन अच्छा होता है, ठीक है ना, कभी कभार होने वाला चीज है म्यूटेशन जो यूजफुल होता है। लेकिन रेयरली क्या होता है बाबू, मोस्टली क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो म्यूटेशन हो गया सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, आप बोल सकते हैं सडन इनहेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है बाबू, तो वेरिएशन का सबसे बड़ा कॉज एक भी है, म्यूटेशन भी है, ठीक है ना। अगला है एनीप्लॉयडी। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि जेनेटिक्स को पढ़ने से पहले जरूरी होता है कि आप सेल बायोलॉजी का, आप सेल डिवीजन का टॉपिक पढ़ें। सेल डिवीजन में भी वो भी खास करके मियोसिस को पढ़ें। मियोसिस में आप पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे पॉलीप्लॉइडी एनीप्लॉयडी को पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। एनीप्लॉयडी होता क्या है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ पर एनीप्लॉयडी का मतलब सिंपल हो सकता है, अब मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल, कि क्रोमोसोम डिवीजन के समय, क्रोमोसोम आप जानते हैं सेल डिवीजन दो फेज में पूरा होता है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, सिंपल आप बोल सकते हैं डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, सिंपली आप बोल सकते हैं डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का जब डिवीजन हो रहा होता है, क्रोमोसोम का जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना होकर के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। हो सकता है एक सेल से दो सेल बन रहा है और एक सेल से दो सेल जब बन रहा होता है तो क्रोमोसोम इक्वली डिवाइड होता है। उस समय क्रोमोसोम इक्वली डिवाइड होता है, बराबर बराबर डिवाइड होता है, लेकिन बराबर बराबर डिवाइड ना होकर के किसी में क्रोमोसोम ज्यादा चला जाता है या किसी में क्रोमोसोम कम चला जाता है। जैसे आप जानते होंगे हम लोग क्या होता है बाबू, हम लोग 2n है, हम लोग 2n है। तो 2n प्लस माइनस 1 मतलब हो सकता है कहीं एक ज्यादा चला गया क्रोमोसोम, कहीं एक कम आ गया कहीं पे क्रोमोसोम। तो इस कंडीशन को बोलते हैं एनीप्लॉयडी। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं,
एनीप्लॉइडी। हम +-1 लिखे हैं, +-2 भी कर सकते हैं, +-3 भी कर सकते हैं। मतलब हमको समझना है कि क्रोमोसोम किसी में ज्यादा चला गया या क्रोमोसोम किसी में कम चला जाए। तो किसी सेल में क्रोमोसोम कम जाता है तभी उसको एनीप्लॉइडी कहते हैं, या किसी सेल में क्रोमोसोम ज्यादा चला जाता है तभी उसको उस कंडीशन को एनीप्लॉइडी कहते हैं। तो क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन जब अनइक्वल होता है, इक्वली डिवाइड नहीं करता है क्रोमोसोम, उस कंडीशन को बोलते हैं एनीप्लॉइडी। क्लियर? क्रोमोसोम कोई भी क्रोमोसोम नंबर हो सकता है। अगला है पॉलीप्लॉइडी। नेक्स्ट है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं प्लॉइडी, हेप्लॉइड, डिप्लॉइड क्या होता है? हेप्लॉइड का मतलब n नंबर, हेप्लॉइड का मतलब n नंबर, और डिप्लॉइड का मतलब 2n नंबर। ठीक है? तो पॉलीप्लॉइडी को समझने से पहले हम हेप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, मैं आपको समझाऊंगा। हेप्लॉइड का मतलब होता है वैसा सेल या वैसा ऑर्गेनिज्म या वैसा सेल का ऑर्गेनिज्म है ना, ऑर्गेनिज्म का सेल है ना, या वैसा सेल जिसमें क्रोमोसोम का सिंगल सेट हो, जिसमें क्रोमोसोम का सिंगल सेट हो। जैसे देखिए, मान लेते हैं ह्यूमन बीइंग का हम गैमेट का बात करते हैं, ठीक है ना। सपोज कीजिए एक सेल, मेल गैमेट या फीमेल गैमेट कुछ भी, है ना। तो आप जैसे जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर क्रोमोसोम पाया जाता है, मानव में 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। तो 23 जोड़ा का मतलब क्या होता है? एक क्रोमोसोम फादर साइड से और उसी का ठीक होमोलोगस क्रोमोसोम मदर साइड से आता है, ठीक है ना। तो क्रोमोसोम नंबर 1 यहां भी आया, मतलब एक हम मैटरनल वाले तो दूसरा पैटर्नल, मतलब एक मदर साइड से तो दूसरा फादर साइड से, ठीक है ना। क्रोमोसोम नंबर 2 तो एक और 2 पेयर में होना है, 23 पेयर, तो हर चीज पेयर में होना है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 3 तो क्रोमोसोम नंबर 3 एक और, है ना। इसी तरह से क्रोमोसोम नंबर 23, तो मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 23 पेयर में हमको मानना है, ठीक है ना, हर चीज को, ठीक है बाबू, पेयर में मानना है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया क्या, क्रोमोसोम का 2 सेट हो गया, एक कंप्लीट सेट यहां और दूसरा कंप्लीट सेट यहां, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जब क्रोमोसोम का 2 सेट पाया जाता है तब ऐसे सेल को बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। तो क्या हो गया? 2n कोशिका या 2n सेल हो गया डिप्लॉइड, ठीक है ना। लेकिन वहीं पर अगर हम गैमेट की बात करें, ह्यूमन बीइंग का जो गैमेट होता है उसकी बात करें, तो गैमेट क्या होता होगा? हर जीन का जो पेयर में जीन पाया जाता है किसी भी कैरेक्टर के लिए, सभी जीन के पेयर में से एक मिसिंग होता है इसमें, मतलब एक ही जीन पाया जाएगा हर कैरेक्टर के लिए, मतलब हर क्रोमोसोम इसमें पाया जाएगा लेकिन सिंगल वे में, मतलब पेयर में नहीं पाया जाएगा। तो एक सेट क्रोमोसोम कैसे पाया जाएगा? या सिंगल सेट है, तो इस तरह को बोलेंगे हैप्लॉइड, n नंबर। इसको क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड। मतलब वह सेल जिसमें क्रोमोसोम का सिंगल सेट होता है उसको बोलते हैं हैप्लॉइड, और जिसमें क्रोमोसोम का डबल सेट होता है उसको बोलते हैं डिप्लॉइड। कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए, पॉलीप्लॉइडी का मतलब हुआ कि प्रत्येक क्रोमोसोम का एक एक्स्ट्रा आ जाए। जैसे मान लेते हैं 2n था, तो इसमें इस तरह से था कंडीशन, मान लेते हैं ऐसे कंडीशन था हर चीज, लेकिन किसी कारणवश एक और आ जाए सेट, एक और सेट आ जाए। तो ये पहले 2n था, अब क्या हो गया? 3n हो गया। पॉलीप्लॉइडी मतलब क्रोमोसोम का सेट बढ़ते चला जाए, क्रोमोसोम का सेट बढ़ते चला जाए, तब इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। प्लॉइडी बढ़ गया, पॉली मतलब अनेक, मल्टीपल। क्लियर? ये हो गया पॉलीप्लॉइडी बढ़ने का मतलब वो मल्टीपल सेट होते चला जाए क्रोमोसोम का, तब उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। क्लियर है? अगला है क्रॉसिंग ओवर। अगला है क्रॉसिंग ओवर, है ना। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है बाबू? क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है, ये भी मियोसिस का टॉपिक है, मियोसिस में ही पढ़ना है, यहाँ पे भी पढ़ना है, जेनेटिक्स में भी आपको मैं डिटेल पढ़ाऊंगा, लेकिन वहां पे भी आपको समझना था 11th क्लास में, सेल बायोलॉजी में, सेल डिवीजन में, मियोसिस में, ठीक है। अब देखिए क्रॉसिंग ओवर मैं बता रहा हूं। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है बाबू? क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है होमोलोगस क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमैटिड्स, सॉरी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में जो क्रोमोसोम का सेगमेंट का जो एक्सचेंज होता है, क्रोमोसोम के सेगमेंट का एक्सचेंज होता है, उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। जैसे देखिए, यह एक क्रोमोसोम, इसका होमोलोगस क्रोमोसोम, यहां पे हो गया सेंट्रोमियर, ठीक है।
ठीक इसका अब इस क्रोमोसोम का होमोलोगस क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम हो गया और इसका होमोलोगस क्रोमोसोम, यहाँ पे इसका सेंट्रोमियर हो गया, यहाँ पर इसका सेंट्रोमियर। यह दोनों क्या है बाबू? होमोलोगस क्रोमोसोम। यह दोनों है होमोलोगस क्रोमोसोम। देखिएगा, यह क्रोमैटिड्स और यह सिस्टर क्रोमैटिड्स एक ही क्रोमोसोम है। इसमें जो क्रोमैटिड्स है डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक ना? तो यह एक दूसरे का सिस्टर क्रोमैटिड्स, यह एक दूसरे का सिस्टर क्रोमैटिड्स, यह एक दूसरे का सिस्टर और यह एक दूसरे का सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है ना? लेकिन यह दोनों एक दूसरे का नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, 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 या यह दोनों एक दूसरे का नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। मतलब यह दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स, यह दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स, यह दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स, लेकिन यह दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्लियर? और दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम, यह क्रोमोसोम और यह क्रोमोसोम दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं ना बाबू? ठीक है। अब देखिए, होमोलोगस क्रोमोसोम के दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच अगर क्रोमोसोम का सेगमेंट का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, तब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। जैसे देखिए, यह जो क्रोमैटिड्स इधर आ सकता है, इधर आएगा, और यह इधर आ जाएगा। तो देखिए, क्रोमोसोम का इतना पार्ट इधर आ गया और क्रोमोसोम का इतना पार्ट इधर चला गया। क्रोमोसोम का यह पार्ट इधर आ गया और क्रोमोसोम का यह पार्ट इधर आ गया। तो क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है उसका आदान प्रदान हुआ, कुछ कैरेक्टर इसका उधर, कुछ इसका इधर आ गया। तो इसके कारण क्या होगा? कैरेक्टर में चेंज होगा, और कैरेक्टर में चेंज होगा तो वेरिएशन दिखाई पड़ेगा, स्पीशीज में वेरिएशन दिखाई पड़ेगा। तो ये भी कॉज हो गया क्रॉसिंग ओवर। अगला है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। जब गैमेट बनता है, मेंडल के जेनेटिक्स में मैं आगे आपको दिखाऊंगा बना करके, जब गैमेट बनता है तो कोई भी क्रोमोसोम स्वतंत्र रूप से किसी के साथ क्या करता है? असॉर्ट कर जाता है। आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा गैमेट बनाकर, है ना? तो कोई भी क्रोमोसोम किसी के साथ स्वतंत्र होता है असॉर्ट करने के लिए, तो ये भी एक कॉज हो गया, है ना? दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ड्यू टू चांस। फर्टिलाइजेशन भी तो चांस की बात होती है ना? तो फर्टिलाइजेशन के दौरान, फर्टिलाइजेशन के कारण भी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में दो गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करता है और यह चांस की बात होती है, इसलिए यह भी एक कॉज है वेरिएशन का। ठीक है बाबू? ये सब हो गया वेरिएशन का। इन्वायरमेंटल फैक्टर रोल प्ले करता है, म्यूटेशन रोल प्ले करता है, एनीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड फर्टिलाइजेशन। इसमें कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे। हाँ बच्चों, आप अभी वेरिएशन के बारे में देखिए, वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन का टाइप, कॉज ऑफ वेरिएशन। ठीक है, कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोलेंगे। अब देखिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स G.J. मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना? ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, मतलब जेनेटिक्स के जनक इनको बोलते हैं। एक्चुअली इस पे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। ऐसा नहीं कि मेंडल से पहले कोई जेनेटिक्स पे काम नहीं किया था, ऐसा नहीं है। मेंडल से पहले कई साइंटिस्ट, कई वैज्ञानिक अपना अपना काम कर चुके थे। सभी का कुछ न कुछ दिया हुआ कुछ लॉ है ना? उसको ज़्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता, ठीक ना? सभी का कुछ न कुछ अपना लॉ है, सभी ने कुछ न कुछ दिया था, लेकिन कोई भी सूटेबल नहीं था, कोई भी लॉ एक्सेप्टेबल नहीं था। और बहुत सारे साइंटिस्ट तो काम भी किए, मेंडल के जैसा ही किए, लेकिन कहीं कहीं मिस्टेक कर गया वो लोग। बहुत सारे साइंटिस्ट कहीं कहीं मिस्टेक किए। जैसे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मेंडल जनरली जो काम किए थे वो लकीली जो पी प्लांट था, पी प्लांट के मैक्सिमम 1 या 2 कैरेक्टर को लेकर काम किए। कई वैज्ञानिक कई सारे कैरेक्टर को लेते थे एक साथ, और कई सारे कैरेक्टर एक साथ लेने के कारण रिजल्ट उनका क्लियर नहीं आ पाता था। रिजल्ट में कहीं से कोई प्रॉब्लम हो जाया करता था, जिसके कारण मतलब वो सफल नहीं पाए।
मतलब अगर बहुत सारा कुछ एक साथ लेने के कारण क्या होता था, खिचड़ी पक जाता था, रिजल्ट का खिचड़ी। उनको पता नहीं चलता था कि कौन सा कैरेक्टर किस दिन के कारण आया है, कौन सा कैरेक्टर किस दिन का रिजल्ट है, वो नहीं बता पाते थे, समझ नहीं पाते थे। काम करने को तो कर देते थे, लेकिन रिजल्ट का जब समय आता था, रिजल्ट देने का, उस समय वह सफल नहीं हो पाते थे, अच्छा से रिजल्ट नहीं दे पाते थे, खुद नहीं समझ पाते थे कि कौन सा कैरेक्टर किस दिन के कारण है, खिचड़ी पक जाया करता था। मेंडल लकीली क्या किए, मैक्सिमम एक कैरेक्टर या मैक्सिमम 2 कैरेक्टर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो मैक्सिमम एक बार में एक कैरेक्टर को लेकर के स्टडी किया या मैक्सिमम 2 कैरेक्टर को लेकर के स्टडी किया। इस तरह से उनको रिजल्ट को का एनालिसिस करने में बहुत मतलब ईजी हुआ और आसानी से रिजल्ट को उन्होंने एनालाइज किया और अपना नियम दे दिया, ठीक ना। अब देखिए बाबू, यही तो इसको नसीब कहते हैं। हालांकि मेंडल को बहुत ही अनलकी साइंटिस्ट कहा जाता है। एक्चुअली पेशे से वो कोई साइंटिस्ट नहीं थे, वो तो पादरी थे, एक मॉन्क थे, लेकिन बाद में तो उनको साइंटिस्ट का दर्जा मिला ही, है ना, पहले। लेकिन ये अनलकी इस मामले में भी थे कि जिस समय इन्होंने अपना काम किया उस समय इनको कोई साइंटिस्ट का दर्जा तक नहीं दिया, कोई साइंटिस्ट तक मानने को तैयार नहीं था इनको। लेकिन मरने के बाद इनको साइंटिस्ट का दर्जा मिल पाया, ठीक है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, जीजे मेंडल, है ना। उनका जन्म 1822 में हुआ था और उनका मृत्यु हुआ था 1884 में। जन्म 1822 में और 1884 में उनका मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। तो बॉर्न इन 1822, ठीक है ना, 1822 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने एक ऑस्ट्रिया के एक चर्च में एक मॉन्क का काम किया करते थे, एक पादरी थे, है ना। ही वॉज नॉट अ ग्रेट टीचर। इन्होंने बाद में पढ़ाने का भी कुछ काम किया। एक्चुअली इन पे मैं कुछ बता दूं आपको, यह बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत ही गरीब परिवार के ये बच्चा थे। मतलब इतना गरीब कि पढ़ने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था, इतना गरीब थे। उनके गार्जियन इनको पढ़ा पाए इतना भी उनमें मतलब एबिलिटी नहीं था उनके गार्जियन में, इतना भी पैसा उनके पास नहीं था कि वो पढ़ा पाए अपने बच्चों को। और इनको पढ़ने का बहुत ललक हुआ करता था, एक अलग से पढ़ने के लिए इनमें पागलपन था। तो पढ़ने के लिए इनको पता था कि अगर चर्च में जाते हैं तो हम पढ़ाई लिखाई हो सकती है हमारी ना। तो इन्होंने गया एक चर्च में और चर्च में जाकर बोला कि मुझे पढ़ना है। तो पढ़ना है तो ऐसे ही किसी को तो नहीं पढ़ा दिया जाएगा। तो चर्च के जो वहाँ के जो पादरी थे उस समय बोले कि ठीक है, पढ़ना है तो यहाँ पे रहना पड़ेगा, और यहाँ पे रहना भी पड़ेगा, पूरे लाइफ टाइम रहना पड़ेगा, और लाइफ टाइम जीवन में कभी शादी नहीं करना पड़ेगा। मतलब आपको सब फैसिलिटी दिया जाएगा, लेकिन आपको चर्च के लिए ही होकर रहना पड़ेगा, चर्च का होकर रहना पड़ेगा, और धर्म का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा एक पादरी के रूप में। तो पढ़ना इनको इतना मतलब पागलपन था पढ़ने के लिए कि अपना जीवन पूरा चर्च को दे दिया पढ़ने के लिए। ग्रेट आदमी थे, ठीक है। तो क्या थे बाबू, पढ़े थे तो उस समय टीचिंग का भी काम किए थे, मतलब पादरी थे, उसके साथ साथ पढ़ाते भी थे, तो इनको पढ़ाने का भी मौका दिया गया था पादरी बनने से पहले एक्चुअली, ठीक है ना। तो ही वॉज नॉट अ ग्रेट टीचर बट वेल ट्रेंड इन मैथ्स। इनको मैथ्स का बहुत अच्छा नॉलेज था, स्टैटिक्स का नॉलेज था, प्रोबेबिलिटी का नॉलेज था, फिजिक्स का नॉलेज था, और इनका इंटरेस्ट प्लांट में भी था, और प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में भी, हेरिडिटी में भी इनका इंटरेस्ट था। मतलब ऑल ओवर अगर मिलाकर बोला जाए तो इनको फिजिक्स का नॉलेज अच्छा था, मैथमेटिक्स का नॉलेज अच्छा था, बायोलॉजी का भी नॉलेज अच्छा था, और वो भी बायोलॉजी में स्पेशली बॉटनी वाले टॉपिक में इनका इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छा था। हेरिडिटी का में इनका नॉलेज अच्छा इनका इंटरेस्ट था, और प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में भी इनका इंटरेस्ट अच्छा था, ठीक है ना। 1851 में 1851 में ये वियना गए, और वहाँ पर चर्च के माध्यम से, और वहाँ पर वो जाकर के नेचुरल हिस्ट्री का अध्ययन किए और मैथमेटिक्स का स्टडी किए। वहाँ पर जाकर, वहाँ पर जाने के बाद इनको कुछ काम दिया गया, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी दिया गया, और पढ़ाने के साथ साथ उनको काम दिया गया कि चर्च में का जो गार्डन है उसमें आप वेजिटेबल को उगाए, सब्जी को उगाए, ताकि वहाँ पे रहने वाले चर्च और बच्चों को सब्जी मिल सके, भोजन के लिए सब्जी का प्रबंध हो सके, ठीक है ना। तो जब वहाँ पे गए तो पढ़ाने का भी काम दिया गया इनको, और उसके साथ साथ इनको दिया गया कि वहाँ के गार्डन्स को सजाए, गार्डन में कुछ अपना काम करे, और वहाँ पे वेजिटेबल्स को उगाए, ठीक है, ताकि
वहाँ पे रहने वाले मॉन्क को भी सब्जी मिल सके, भोजन मिल सके, ठीक ना। अब बात आई, अब चूंकि उनको तो एक पुराना कहावत है ना, आप जो चाहते हैं वो मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। मतलब उनका इंटरेस्ट था प्लांट्स में, तो प्लांट्स में इंटरेस्ट था तो प्लांट का काम उनको मिल गया, तो अब बहुत अच्छी बात है, ठीक ना। तो इनके लिए क्या था, एक अपॉर्चुनिटी मिल गया कि अब अपना मन का काम कर सके। तो इनको पूरा का पूरा गार्डन दे दिया गया अब अपना काम करने के लिए। तो उसी गार्डनिंग के समय, जो गार्डन में अपना काम करते थे, पी प्लांट उसमें उगाया करते थे, तो उसी दौरान इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। तो 1851 में उनको दिया गया, है ना। तो उसी दौरान अपना काम शुरू किए, है ना, पी प्लांट पे काम शुरू किए। और वहीं से कुछ दिन के बाद जैसे कि काम शुरू किए तो 1856 में अपना काम शुरू किए। लेकिन उस दौरान जो भी काम किए तो कुछ न कुछ आइडिया मन में आता गया ना। फाइनली क्या हुआ, मेंडल हैड ग्रेट इंटरेस्ट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इनको प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में इनको इंटरेस्ट था। तो 1851 में जो उनको काम दिया गया गार्डनिंग करने के लिए, तो साथ उन्होंने धीरे धीरे कुछ न कुछ आइडिया किया। और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने पूरा का पूरा प्लांट हाइब्रिडाइजेशन किया और मेंडल क्या कहे गए, जेनेटिक्स के जनक कहे गए। ठीक है बाबू। तो ये था मेंडल का कुछ वर्क, है ना, कुछ उनका हिस्ट्री, है ना। मैं बाकी ना अभी मैं आपको बता रहा हूं। हाँ बच्चों, तो देखिए आपने देखा कि इनको मौका मिला काम करने के लिए गार्डन में काम करने के लिए मिला, गार्डनिंग करने के लिए मिला, तो मटर के पौधे पे इन्होंने अपना काम शुरू किया। तो देखिए, मेंडल बिगैन हिज एक्सपेरिमेंट इन 1856। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट 1856 में शुरू किया, 1856 में। और इनका एक्सपेरिमेंट कब तक चला, तो 63 तक। मतलब इन्होंने अपना काम शुरू किया 1856 में और 1856 में 63 में इनका काम पूरा हुआ। 1863 में इनका काम पूरा हुआ। देखिए बाबू, हिज एक्सपेरिमेंटल टाइम पीरियड कितना था, तो 1856 से 1863 तक। पूछता है नीट में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि इन्होंने कब से कब तक काम किया, कब से कब तक काम किया, तो 1856 से 1863 में। क्लियर, सीधा एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, कब से कब तक काम किया, तो 1856 से 1863। फिर पूछता है क्वेश्चन, इसी पे एक और क्वेश्चन पूछता है, इनका जो एक्सपेरिमेंटल पीरियड था वो कितने दिन का था, कितने ईयर्स का था, तो कितने ईयर्स का था, तो 7 ईयर्स का था, 7 साल का। इन्होंने अपना काम 7 साल तक किया, 7 ईयर्स का इनका एक्सपेरिमेंटल पीरियड था। ठीक है ना। हिज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल वाज गार्डन पी या पाइसम सटाइवम पी प्लांट। ठीक है ना। इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था, तो पी प्लांट था। इन्होंने गार्डन पी पे काम किया था, पाइसम सटाइवम में इन्होंने काम किया था। ठीक है ना। हिज एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इनका काम किस पे था, तो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस पे काम था। इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन तैयार किया, हाइब्रिड को तैयार किया था। ठीक है ना। तो प्लांट के हाइब्रिडाइजेशन को तैयार किया था इन्होंने। तो इनका एक्सपेरिमेंट किस पे था, तो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पे। ये भी पूछता है सवाल कि मेंडल का काम किस टॉपिक पे था, तो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक पे था। ठीक है ना। इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन पे काम किया था। ही प्रेजेंटेड रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट इन 1865। ठीक है ना। 63 में इनका काम पूरा हुआ। अपना एक्सपेरिमेंट जो भी अपना इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, अपना जो भी पेपर लिखा था, तो साइंटिस्ट के ग्रुप के सामने इन्होंने 1865 ईस्वी में अपना रिजल्ट को प्रेजेंट किया था, उनको बताया था। लेकिन दुर्भाग्यवश इनको किसी ने नहीं सुना। उस समय डार्विन बहुत ही लाइट में थे। डार्विन एकदम उस समय के हॉट साइंटिस्ट थे, मतलब एकदम जाना माना साइंटिस्ट थे। तो इनका एक दुर्भाग्य था कि डार्विन जिस समय अपना रूल दे रहे थे, जिस समय अपना लॉ दे रहे थे, उसी समय इन्होंने भी अपना लॉ दिया। उसी समय इन्होंने भी अपना जेनेटिक्स का सब कुछ अपना रिजल्ट अपना पब्लिश करना चाहे, सबके सामने प्रेजेंट किया। तो किसी ने इनको ध्यान नहीं दिया, इन पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। बोले कि कहाँ से मॉन्क उठ के चला गया, पादरी उठ के चला गया। क्योंकि एज ए देखा जाए तो साइंटिस्ट तो थे नहीं, पादरी थे, तो कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन वही बाद में जब मेंडल का काम का जब रीडिस्कवरी हुआ, तब इनको एक साइंटिस्ट का दर्जा मिल पाया, है ना। हिज पेपर वाज पब्लिश इन 1866। इन्होंने जो अपना पेपर सबमिट किया था, इनका पेपर 1866 में पब्लिश हुआ। ठीक है बाबू।
उस पेपर का टाइटल क्या था? तो पेपर का टाइटल था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बाबू, तो आप यहाँ तक आपने देखा मेंडल के बारे में, मेंडल का जीवनी आपने देखा, मेंडल किस तरह से अपना काम किए, कब उनका जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, किस टॉपिक पे उन्होंने काम किया, उनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था, ये सभी का सभी डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको क्लियर होना चाहिए एकदम माइंड में, इससे कहीं भी छूटता है तो आपको पाप लगेगा। आपको क्लियर समझ में आना चाहिए और क्लियर दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि ये सब सभी का सभी डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, पूछ भी सकता है, पूछा हुआ है, पूछ भी सकता है, ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। ठीक है बाबू, तो ये रहा मेंडल के बारे में कुछ। तो आपको वीडियो में कहीं से कोई दिक्कत होता है, लेक्चर समझने में कहीं से कोई दिक्कत होता है, तो डायरेक्ट आप कमेंट करें, मैं उस प्रॉब्लम को दूर करूंगा। ठीक है बाबू, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है बाबू, थैंक यू।